नमस्कार हमारे सभी दर्शकों, स्वागत है। हम आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बड़ी खबर आ रही है डिसएंगेजमेंट को लेकर, और कुछ शॉट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से शायद बहुत सारे ग्राफिक्स आज हम आपको ना दिखा पाएं, लेकिन नेवर माइंड, खबर है। और खबर के साथ आज हमारे खास मेहमान बड़े दिनों के बाद हमारे स्टूडियो में यहां पर मौजूद हैं, और इन सबको इंट्रोड्यूस करने से पहले साउथ पैंगोंग से डिसएंगेजमेंट की नई तस्वीरें आ चुकी हैं। बड़ी खबर, तेजी से अपनी सेना को पीछे हटा रहा है चीन। बड़ी खबर, चीन के टैंक और हेवी आर्मी व्हीकल पैंगोंग लेक से हटे हैं। चीन ने के जो सैनिक हैं वो तेजी से पीछे लौट रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। यानी ये जो जानकारी इस वक्त हमारे पास है उससे एक चीज साफ हो जाती है कि किस तरीके से चाइना जो है बहुत तेजी से डिसएंगेज कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे घर जाने की पीएलए के जो बच्चे सैनिक हैं उनको बहुत ज्यादा जल्दी है। और यहां पर इस खबर पर हमारे जो खास मेहमान हैं, मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जो हैं उनके पास मैं जाऊंगा इस खबर के लिए, लेकिन सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा। जनरल सिन्हा मेरे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इन द स्टूडियो। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जिस तेजी से डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं ये अननेचुरल नहीं है कुछ? मतलब आई एम बीइंग वेरी सिनिकल, बट कुछ अननेचुरल नहीं लग रहा है आपको? देखिए निशांत जी, आपने जो बात कही वो कोई सामरिक ज्ञान का जो रखता है कुछ वही कर सकता है। देखिए, कभी भी मिलिट्री में कोई भी जो मिलिट्री वे में इस तरह से डिसएंगेजमेंट नहीं देखी जाती। हाँ। ये होता है जब आपके पैर उखड़ गए हों, आप बिना टैक्टिकल या ऑपरेशनल या स्ट्रैटेजिक लेवल पे आप डिसएंगेज करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पीछे की तरफ भाग रहे हैं, कोई जल्दी है। देखिए, जब भी आपकी डिसएंगेजमेंट होती है तो उसका एक फायर एंड मूव का तरीका होता है। आप एक पोजीशंस लेते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं, फिर, और बहुत तरतीब से होती है। मैंने तो शायद अपने ज़िंदगी में या हम कहीं भी मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर में इस तरह की विड्रॉल को नहीं देखे। कारण क्या है? क्या अनप्रोफेशनलिज्म है? क्या उन्हें पता नहीं है कैसे होता है ये कार्रवाइयाँ? और जिस तरह से पीएलए आर्म फोर्सेस की पूरी प्रक्रिया जो उन्होंने शुरू की है, एक कॉन्स्क्रिप्ट आर्म फोर्सेस है। इस कॉन्स्क्रिप्ट आर्म फोर्सेस के अंदर में आपकी ट्रेनिंग की कमी होती है। ये तो माउंटेन वॉरफेयर में नहीं लड़ सकते, पर ऐसा लगता है कि जमीन के ऊपर कहीं नहीं कर सकते। इसके लिए निशांत जी 40 साल 50 साल का तजुर्बा और ट्रेनिंग होती है, जो कि एक जवान से दूसरे जवान, एक ऑफिसर से दूसरे, एक टोली से बटालियंस ऐसे डेवलप होती हैं, ब्रिगेड ऐसे डेवलप होती हैं। तो ये जो आपने बात पकड़ी है ना, इतनी बारीकी से हम लोग बात करते हैं अपने मिलिट्री, जब हम मिलिट्री लेवल पे बात कर रहे हैं। सर, मैं आपसे एक और चीज, मैं आपसे, बिकॉज आपने ये सारी टेरेन्स देखी हैं, आप वॉर रूम्स आपने डिजाइन कर रखे हैं। जनरल साहब, कहीं ऐसा आपको इसको देख के एक चीज फील नहीं आ रही है कि जितना इन्होंने हवा बना रखा था उतना ज्यादा थ्रेट परसेप्शन भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट? क्योंकि ये बहुत ही अनट्रेन्ड, बहुत ही स्कैटर्ड, जैसे हम अपने ग्रुप्स को देख रहे हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जा रहे हैं। ये तो मतलब ऐसा है कि राशन ढो के जैसे बंजारे जा रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है। एब्सोल्युटली। और इसकी देखिए, जो चीज़ें आपको दिखाई दी वो गलवान में 15 जून के बाद जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया और जितनी कैजुअल्टीज ली, वहाँ से खुलकर सामने आती हैं कि इनको ज़मीनी हालात की, मिलिट्री ऑपरेशंस की कोई तजुर्बा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। अंडरस्टूड। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे अगली ब्रेकिंग न्यूज पे चल रहा हूं। एक और हमारे पास अगला विजुअल भी आ रहा है, और भारत की मजबूती के आगे नतमस्तक हुआ चीन। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चीन ने पैंगोंग लेक से उखाड़े अपने शेल्टर। चीन की सेना ने अपने बंकर भी तोड़े। शॉट्स दिखाएं प्लीज। चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलाया बुलडोजर खुद। ये इस तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, चीन की सेना अपने बुलडोजर उखाड़ रही है। जो नेक्स्ट शॉट्स है राहुल, वो दिखाएं प्लीज। जो अगले शॉट्स हैं, जो बुलडोजर चला रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं अपने दर्शकों को बार बार इंसिस्ट करूंगा, आज कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से शायद हम आपको थोड़ा सा डिले से चीजें दिखाएं। ये देखें आप फुल फ्रेम पर जरा शॉट्स दिखाएं। सुमित अगर मेरे साथ जुड़ गए हो, मेरे सहयोगी, तो हम सुमित के पास जाएंगे।
और ये देखें आप किस तरीके से ये दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस जो हम देख रहे हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर एक और चीज जो देखने को मिल रही है वो ये है, चाइना भारत के अंदर एक फेथ रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। जो ये विजुअल ऑप्स हैं जो आपके सामने हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे चाइना दिखा रहा है कि देखिए हमने कर दिया, यहां से भी कर दिया, वहां से भी कर दिया। वो ये बार बार, मतलब ये बड़ा अनलाइक चाइना है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड गेस्ट। सुमित के पास जाने से पहले हमारे साथ एक और हमारे खास मेहमान हैं, उनके पास मैं चलूंगा। सर सीधे मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेश कुमार गोयल सर, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, क्या ये समझा जाए कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं, वी हैव टू बी अलर्ट, बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या ये समझा जाए कि चाइना एक फेथ रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम सही काम कर रहे हैं? ये देखिए, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपने एक बड़ा सही ऑब्जर्वेशन किया है ये, क्योंकि इतना रैपिडली विड्रॉ करना, अब बुलडोजर चलाना, तोड़ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बंकर तोड़ना, इतना जल्दी सब करना, थोड़ी सी हैरत भी होती है और मेरे मन में थोड़ा शक भी होता है कि वो क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे मकसद क्या है, और ये हकीकत है या दिखावा हो रहा है। गोयल सर, मैं आपको रोक रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दिस। आपको शक क्या हो रहा है सर? जी, क्या शक है? व्हाट इज द डाउट? देखिए, जो विड्रॉल हो रहा है वो दो जगह से विड्रॉल हो रहा है। एक तो पेंगोंग साउथ से विड्रॉल हो रहा है, और पेंगोंग जो लेक का जो नॉर्थ है वहाँ से फिंगर 4 टू फिंगर 8 उस एरिया में विड्रॉल हो रहा है। साउथ में स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भारत के पास है जी। वो रिजांग लॉ पर है, हाइट पर है, वहाँ से वॉच कर रहे हैं कि चीन की फोर्सेस वहाँ कहाँ से मूव कर रही हैं जी। दौलत बेग गोल्डे की तरफ, उनको एडवांटेज मिल जाता है ये। नॉर्थ पेंगोंग में चीन के पास एडवांटेज है, विजुअल एडवांटेज उनके पास है सारा। तो अगर वहाँ से वो इतना तेज़ी से लौट रहे हैं तो उसका जो विजुअल आ रहा है उसका वेरिफिकेशन, उसका मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि इसके अलावा और वहाँ पर कुछ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी हमको देखना होगा कि कहाँ तक पीछे हटते हैं। पीछे हटने के बाद में मॉनिटर करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि वाकई में विड्रॉल पूरा हो चुका है और वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं आलोक सर के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा राहुल जरा ऊपर दोनों जो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें दिखाएं ऊपर और नीचे। मैं सीधे सुमित के पास चलूंगा। सुमित, आपने ये तस्वीरें हमारे सामने लेकर आए हैं, मुझे एक बात बताइए। मैं बार बार अपने दर्शकों को बताता हूं क्योंकि वो भूले नहीं कि आप LAC कई बार जा चुके हैं। मेरा पहला आपसे सबसे बड़ा सवाल यह है, ये इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं? मतलब आए थे दबे पांव, लेकिन जा रहे हैं ढोल नगाड़े बजाकर। देखिए, ढोल नगाड़े नहीं बजाकर निशांत, लगातार ये मॉनिटरिंग की तस्वीरें हैं जो इंडियन आर्मी लगातार इनको कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट पूछ रहे थे कि मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ सैटेलाइट की मदद से बल्कि हाई रेजोल्यूशन ड्रोन की मदद से। इसके अलावा हर 24 घंटे के अंदर दोनों जो लोकल कमांडर्स हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, आपस में अपडेट करते हैं, और ये सारी तस्वीर ये दिखा रही है कि चीन भी उस इलाके में बैठ नहीं पा रहा। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी इन इलाकों से पीछे हटे। हमने कई बार ये रिपोर्ट दिखाई कि उनके थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं, इसी फ्रेम में रखिएगा। सुमित, ये जो नीचे एक JCB मशीन चल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसी ही मशीन थी ना गलवान में जिसको इन्होंने डिप्लॉय कर रखा था और जिसकी वजह से वहां पर भूस्खलन हुआ और उनके अपने कई सोल्जर्स बह गए। देखिए निशांत, इन मशीनों का इस्तेमाल ये अपने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं और लगातार बड़े बंकर्स को डेवलप करने के लिए। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये सारा का सारा साउथ पैंगोंसो का इलाका है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने नॉर्थ पैंगोंसो में यानी फिंगर 5 के पास जो अपनी जेटीज तैयार की थी या फिर अपने जो बेस हॉस्पिटल बनाए थे, उसको भी इससे डिसमेंटल किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 15 तारीख का मैं आपको बताता हूं कि शाम के करीबन 5 से 6 बजे तक ज़्यादातर सभी चीज़ों को डिसमेंटल कर दिया गया था। ये तस्वीरें कल शाम तक की हैं और इन सभी तस्वीरों से ये नज़र आता है कि कैसे उन्होंने लगातार कितनी तेज़ी से वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ बंकर्स हैं बल्कि उनके जेटीज़ हैं। इसके अलावा उनके जो छोटे छोटे जो उनके टेंट्स जो उन्होंने लगाए हुए थे, वो सारी चीज़ें। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर दिखा दूं। चीन ने फिंगर 4 का इलाका पूरी तरह खाली कर दिया है। फिंगर 5 के पास बनी जेटी को भी चीन ने तोड़ दिया है शॉट्स के साथ। फिंगर 8 तक पीछे हटेगी चीन की सेना। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अगले हफ्ते तक पूरी होने की उम्मीद है। ये शॉट्स दिखाएं सुमित वेरी क्विकली। इस खबर पर क्या अपडेट है आपके पास?
फोर्स है। मैं आपको ये बता रहा था कि पहले डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हुई थी खासतौर पर हैवी आर्मर्ड से, टैंक से और इन सारी हैवी व्हीकल से, और उसके बाद जो ट्रूप्स थे उनको पीछे लेकर जाना। और अभी अगर हम तस्वीरें देख रहे हो, अगर आप ये तस्वीरें गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ना सिर्फ इन हैवी व्हीकल्स के अंदर सामान रखा जा रहा है बल्कि इनको आगे भी ले जाया जा रहा है। और ये आई बॉल टू आई डिप्लॉयमेंट थी। अगर एक बार फिर देखें आप तो इसमें भारतीय सेना के जो उनके टैंक्स हैं वो भी नजर आएंगे आपको, T-72 टैंक, और उनकी तरफ से T-96 टैंक्स थे, और इन्हीं टैंक्स को पीछे किया जा रहा है। और इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो ये वो इलाके हैं जहां पर उन्होंने अपने टेंट्स, अपने दूसरे इक्विपमेंट को रखा हुआ था। इन सभी के अंदर लोड भरा जा रहा है और इनसे लोडिंग के बाद इनको आगे के सुमित, ये खबर के लिए मैं वेट कर रहा था। ये ब्रेकिंग न्यूज आप देखते रहे। और अब जो मेरे साथ खास मेहमान हैं आलोक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आलोक सर, मैं वेट कर रहा था इस खबर का, क्योंकि यही वो इलाका है जिसके बारे में बाकायदा कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, मतलब बहुत सारी बातें बोली गई। मुझे लगता है ये जो तस्वीरें आ रही हैं सर, इसके बाद जो पॉलिटिकल डाउट्स वगैरह थे वो सब दे शुड रेस्ट इन पीस। निशांत जी, देखिए ये सही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, बल्कि पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, कुछ भी वो कहते रहे, लेकिन देश की जनता भी बहादुर, हमारे जो जवान हैं, आप देखिए हम उस पर नहीं जाते, उन्होंने तो जो गलतियां करती रही है कांग्रेस उसी का नतीजा भी भुगतती है। लेकिन देखिए इतना भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। हमारे यहाँ जितने ट्रेंड आर्मी के लोग हैं, यदि मैं भी चूँकि स्टडी करता रहा हूँ, लगातार देखता रहा हूँ, चीन में भी जाकर के उन लोगों से भी बात करने के अवसर मिले हैं। देखिए उन्होंने कहाँ युद्ध, अभी हाल के वर्षों में हमारे यहाँ के तो बाकायदा बाहर भी पीस कीपिंग फोर्स के लिए भी जाते हैं, यहाँ भी काम करते हैं, बराबर अभ्यास होता है, उन सीमाओं पर ऊंचाई पर काम करते हैं। हमारे जो हमने जिस तरह से कैलाश पर जहाँ जाकर के ऊंचाई से हमने काम करना शुरू किया, और दूसरी तरफ समझौते के बाद, अभी टेक्निकल बात, वैसे हमारे साथ गोयल साहब भी हैं, देखिए एस जयशंकर जो विदेश मंत्रालय और रक्षा के जो हमारे जितने सेना के लोग हैं जो सारा काम देख रहे हैं, उन लोगों ने बराबर जो दबाव बनाया इसे डिप्लोमेटिक प्लस डिफेंस, उसका एक असर हुआ है कि, और वहाँ पर अंतिम फैसला शी जिनपिंग करते हैं। हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, जनरल साहब आप करना है आप करिए, आप विदेश मंत्रालय आपको जो बात करना है आप करिए, हमारी तरफ से ये ग्रीन सिग्नल है। वहाँ आपने याद दिया होगा जिस समय पिछली बार आप कवर कर रहे थे, अब बता भी रहे थे कि वहाँ ऑर्डर जाने में कि अब पीछे कितना समझौता हुआ है, तो शी जिनपिंग से जब तक स्वीकृति मिलेगी इसलिए 10 दिन निकल जाते थे। इस बार शी जिनपिंग के लेवल पर फैसला होने के बाद एक तो सेना भाग रही है, एक तो उनको आता नहीं है, उस कंडीशन में उनको रहने का उतना अभ्यास नहीं है। वहाँ एक लाइन और कहूँगा मैं, देखिए चाहे 62 से लेके अभी तक, क्यों हमने अरुणाचल में, मैं उस समय अरुणाचल गया जब सड़कें बहुत कम थी, आज आप देखिए हमारी सड़कें उस इलाके में, और पेंगोंग लेक में भी गया हूँ मैं काफ़ी हद तक, और जब बहुत ही रास्ते बंद होते उस समय गया हूँ। ऐसी स्थिति में उनके लिए विषम परिस्थिति ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ आर्मी पहुँच जाती है। वो कहते थे कि हमारे पास इतने लोग हैं, वो चाहे मरे, आपने देखा पिछली बार भी उनके लोग ज़्यादा मरे थे। ये तो कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोगों ने फैलाया कि आलोक सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं आपसे दो चीजें यहां पर पूछूंगा। पहली चीज, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब वो जो 62 का एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज चीन के पास था, वो इन तस्वीरों के बाद वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है? नंबर 1, ये मेरा आपसे पहला सवाल। दूसरा सवाल जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं आलोक सर, वो ये है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में जब डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाए तो भारत अपनी तरफ से कई लोगों को, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या दुनिया के कई लोगों को, उनको एक बार लेकर जाएं LAC पर और दिखाए कि ये क्या क्या हुआ था, देखिए आप? ऐसा हो सकता है, यू नेवर नो। नहीं, वो दिखा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, हमारी सेना तो आपको, कितने लोग आपके रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ तक जाते हैं, और लोग भी जो जाना चाहें जरूर, चूँकि पेंगोंग लेक तो सैर करने के लिए राहुल गांधी जब तो चीन वालों के साथ मिलकर के जा सकते हैं कैलाश मानसरोवर, तो यहाँ वो जाना चाहें तो सरकार ले जाएगी। लेकिन मैं इसको दूसरी बात जोड़ना चाहता हूँ। देखिए हमारे यहाँ जाने की पुष्टि हमारे सेना के लोगों पर विश्वास होना चाहिए। ये मांग क्यों की जाए कि मुझे वहाँ ले जाएंगे, तब जनरल साहब कहेंगे तो मैं ना मानूँ और मैं जाऊँ तो मान लूँगा। एक तो विश्वास होना चाहिए, और दूसरा चीन की जो स्थिति देखना चाहिए कि मजबूरी में 62 से तुलना मत करिए। ये सही है कि 62 की तरह आज उनसे खतरा ख़त्म नहीं हुआ है, आज उनके पास भी न्यूक्लियर ताकत बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान उनके साथ है, वो पाकिस्तान भी अप्रत्यक्ष हमला चीन के साथ कराता रहता है। और इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि हम आंख मूंद लेंगे, अब सो जाएंगे कि आज कोरोना चला गया तो कल से सब कुछ खुला हो जाए जी। ये उस तरह से युद्ध की स्थिति नहीं होती। लेकिन हाँ, ये सही है कि हमारे पास भी राफेल है, हमारे पास भी न्यूक्लियर है। 62 से तुलना ही नहीं है, 71 से तुलना नहीं है।
अब चीन इसलिए युद्ध की हिम्मत कर ही नहीं सकता, इकोनॉमिकली भी बर्बादी की तरफ यदि वो जाएगा जो कोरोना के बाद, दूसरे देशों से उसके नहीं है, भारत के साथ वो अभी भी रखना चाहेगा। और हमने तो पाकिस्तान को भी हमेशा मदद की थी कई बार, आज भी कोरोना में भी हमने मदद ऑफर किया, बांग्लादेश को हम मदद करते हैं जी। तो हो सकता है कि चीन चाहे कि हमारा थोड़ा बहुत, जैसे वो अमेरिका से उसके साथ, जापान से इतना संघर्ष है रहा है और जापान से बड़ी नफरत भी है वहाँ, उसके बाद भी जापान के साथ ट्रेड सबसे ज़्यादा आज भी चल रहा है। तो भारत के साथ वो चाहेगा कि मेरा सूत्र बना रहे, तो अभी फिलहाल कुछ समय तक तो हम उसको वॉच कर सकते हैं। 62 से कोई तुलना नहीं है, हमारी सैन्य शक्ति को और देश को एक साथ जुट रहना चाहिए, बार बार शंका नहीं उठाना चाहिए। वो जो एक माइंडसेट था चाइना का, आपको लगता नहीं वो बदल गया? बिल्कुल बिल्कुल बदल गया, उसको समझ में आ गया रियलिटीज। ठीक है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हम कई लोगों को वहां पर ले जा सकते हैं। ये सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी खबर है जो मनीष झा हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जितेंद्र, स्वागत है आपका, आपके पास आ रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें तस्वीरें दो बार करके, दो अलग अलग सेट्स में। मेरे सहयोगी राहुल पीसीआर में है, जरा दिखाइए दोनों तस्वीरें हमारे सामने। बड़ी तस्वीरें ये जो आई हैं चीन के डिसएंगेजमेंट की, जो सुमित आज तस्वीरें लेकर आए, दिखाइए। ये देखें किस तरीके से ये, ध्यान से देखें आप, ये जो तस्वीरें हैं, ये यहां पर बॉर्डर से वापस जाती चीनी सैनिकों की गाड़ियां, चीन के अवैध कब्जे पर बुलडोजर यहां पर। और एक और चीज जो है, इसके बाद एक और सेट की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखें आप, बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की गाड़ियां वापस जा रही हैं, चीन अपने जेसीबी मशीन से जो स्ट्रक्चर से उनको तोड़ रहा है। राहुल, अगला जो सेट है 2 विंडो का, वो दिखाएं हमारे दर्शकों को, और उससे जरा समझ में आ जाएगा इनको कि क्या क्या जो वहां से डेवलपमेंट है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो दिखाएं जरा। ये देखिए, चीनी सैनिकों ने अपने बंकर खुद तोड़ रहे हैं वहां पर, लेकिन देखिए पॉइंट्स पर थे। आपको बताना ये जरूरी हो जाता है कि भारत इसके ऊपर वाले पॉइंट्स पर था, ये एक एज पर थे, भारत इनके ऊपर बैठा हुआ था। और ये देखें आप, चीन के अवैध कब्जे पर बुलडोजर यहां पर, और दूसरा चीनी सैनिकों ने अपने बंकर खुद तोड़े हैं। ये हमारे सामने जो तस्वीरें आ रही हैं, ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से चाइना ने यहां पर बैकफुट लिया है। लेकिन अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विदेशी राजनयिकों के कश्मीर दौरे पर चिढ़ा पाकिस्तान, बड़ी खबर। विदेशी राजनयिक जल्द जाने वाले हैं कश्मीर, बड़ी खबर। अरब और यूरोप के राजनयिक जाएंगे कश्मीर। डीडीसी चुनाव जीते प्रतिनिधियों से होगी मुलाकात। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, इस पूरी खबर पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 दिन की यात्रा होने वाली है, कल से शुरू होगी ये यात्रा। 17 और 18 फरवरी की इस यात्रा में 20 राजनयिक जो दिल्ली में अभी मौजूद हैं, ज़्यादातर उसमें यूरोप के और मिडिल ईस्ट के और अफ्रीकी कंट्री के राजनयिक हैं, इनका एक जत्था जम्मू और कश्मीर का दौरा करेगा और वहाँ पर जो भी डीडीसी के इलेक्शन हुए थे उनके जीते हुए प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी और साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उनसे बातचीत होगी। ये देखेंगे कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटा गया और सरकार ने 370 हटाए, तो अभी क्या प्रोग्रेस की स्थिति है, क्या डेवलपमेंट हुए हैं। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, देखिए कितना फर्क है ना, हालांकि तुलना भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जरा नोट करें किस तरीके से एक तरफ बालाकोट स्ट्राइक होने के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया को न जाने क्या दिखाने गया था, और यहां पर हम दिखा रहे हैं कि कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बालाकोट स्ट्राइक एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया का नजरिया बदला। पुलवामा हमले के बाद सबको लगा कि नहीं, भारत वाकई में आतंकवाद से न सिर्फ पीड़ित है बल्कि उसे अधिकार है कि वो जवाबी क्षमता हासिल कर सकता है। और उसके बाद देखिए, जब धारा 370 हटाई गई तो पूरी दुनिया ने एक मत से कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है और भारत को अधिकार है। और उसी के बाद हमने विदेशी राजनयिकों को, ये तीसरी या चौथी खेप है जिसके तहत हम विदेशी राजनयिकों को लेकर जा रहे हैं। इस बार होंगे मनीष, कौन सी कंट्री से होंगे इस बार विदेशी राजनयिक? देखिए, जो ये 20 राजनयिक हैं, इसमें यूरोप के राजनयिक होंगे, मिडिल ईस्ट के राजनयिक होंगे, अफ्रीकी कंट्री के राजनयिक होंगे, और इन तीनों जो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट है उनके राजनयिकों को इस बार हम लेकर जा रहे हैं। इससे पहले का जो जत्था गया था तब यूएस एम्बेसडर भी खुद गए थे। तो मुझे लगता है कि लगभग में अब सारे न सिर्फ प्रमुख राष्ट्रों के बल्कि करीब करीब अगर कहें तो 70-80 कंट्री के राजनयिक अब तक कश्मीर का दौरा कर वहां की स्थिति, वस्तु स्थिति को, ग्राउंड रिपोर्ट आप जो बता रहे हैं, मैं गोयल साहब के पास जाऊंगा। सर, आपसे समझना चाहूंगा एक चीज, यहां पर ये एक परसेप्शन बिल्डिंग एक्सरसाइज है और जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश है। आपको लगता नहीं है कि जो पोस्ट कोरोना दुनिया बदली है, पोस्ट ट्रंप दुनिया जो बदली है, उसके लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है भारत की तरफ से ये?
देखिए, मेरे ख्याल है जो कश्मीर के लिए डिप्लोमेट्स का ग्रुप जा रहा है, मैं इसको पोस्ट कोविड या पोस्ट ट्रम्प के नज़रिए से नहीं देखना चाहूँगा। थोड़ी अलग अलग बातें हैं जी। मैं नज़रिए से देखना चाहूँगा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है ये, और इस 1 साल में डीडीसी के चुनाव हुए हैं ये, तो कश्मीर के ज़मीनी हालात क्या हैं, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि यूरोप में आप देखिए जो ग्रुप बनाया है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का है और अरब देशों का है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए मानव अधिकार का जो मामला है एक बड़ा महत्व रखता है, और अरब देशों के लिए मुस्लिम एंगल बहुत महत्व रखता है ये। तो उन दोनों एंगल से बना करके जो ग्रुप बनाया गया है ये, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट ग्रुप है। और देखना ये है कि जो यूरोप के देशों की पहले धारणा थी कि आर्टिकल 370 हटा करके कश्मीर के मुसलमानों का मानव अधिकारों का, उनके राजनीति के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वो कितना सही है और कितना उसमें बदलाव आया है। मैं इसको इस नज़रिए से देखना चाहूँगा, और उम्मीद ये है कि इसके बाद शायद उनकी धारणा बदल जाए। जो पहले उनकी जो पब्लिसिटी थी, मीडिया में आया करता था, वो बदलनी चाहिए अब। ओके, फेयर नोटेड। आलोक सर, आपका कमेंट इस पर? देखिए, मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह से भारत के खिलाफ कुप्रचार होता है, तो एक तो लोकतंत्र की विजय है। निशान जी, आपने जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने आपने कितनी स्टोरी चलाई है, कितना करप्शन था। आज ये ठीक है, कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर नहीं है, विधानसभा नहीं है, अभी कल भी संसद में बहुत कुछ बातें हुई थी 2 दिन पहले। ये मैसेज भी जाना है कि डीसीसी, ये जो इलेक्शन हुए हैं, वो लोग पहले यही मांग करते थे कि देखिए ऊपर बैठे वाला, जो ऊपर बड़ नेता है वो खा जाता है, विधायक खा जाता है, मंत्री खा जाता है, चीफ मिनिस्टर खा जाता है। वो मैसेज को अलग हुआ है, सीधे जनता के हाथ में डीसीसी के चुनाव, मतलब हर जगह डेवलपमेंट के लिए उनके हाथ में अधिकार आया है। इन लोगों के जाके उन प्रतिनिधियों से बात करने का ये जो मैसेज जाएगा, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है कश्मीर जो है, वो कई उन देशों से भी, चाहे वो अरब कंट्री में से तो ज़्यादा ही, बहुत कई गुना ज़्यादा है। यूरोप में भी जो बार बार कभी कभी अफवाहें फैलाई जाती है, और भारत से ही वो लोग, हमारे आपके कोई मित्र साथी जिसको कह सकते हैं, वो लोग भी गलत सूचनाएं जब देते हैं कि कश्मीर में बड़ा ही कुछ नहीं है। आज टेलीफोन, कल एक दिन के लिए मान लो फ़ोन बंद हो गया, या कहा कि आप घर से बाहर मत निकलिए, तो कह दिया गया कि नहीं, सब कुछ रास्ते बंद हो गए। मेरा मानना है कि ऐसी कोई भी कर्फ्यू की स्थिति होती है, कई बार शहर में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति होती है, तो निशान जी आपसे भी कहा जाता है कि इस रास्ते से मत जाइएगा, नोएडा आप दूसरे रास्ते से जाइएगा। तो उस प्रचार को भी रोकने में अरब कंट्रीज में, और अरब कंट्रीज से पाकिस्तान जब भीख मांगता है, हर चीज, अब उसके पास तो खाने को नहीं है, साइकिल नहीं है उसके पास, ऐसी स्थिति में अरब कंट्री उसको जो मदद करते थे धर्म के नाम पर, उनको समझ में आएगा कि कश्मीर को लेकर के वो ना करे। और देखिए, इसका एक और मैसेज है, कश्मीर चीन से मैं जोड़ लूंगा एक लाइन के लिए। देखिए, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, उसे भी लोकतंत्र की हवा मिलना चाहिए। ये उसकी दिशा में भी एक आगे दूरगामी दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चीन भी उसी स्ट्रेटेजिक एरिया में है, और उसी एरिया में उसके न्यूक्लियर की भी ताकतें उसने वहाँ पर बना रखा है केंद्र, इसीलिए वो हट भी रहा है। इसका दूसरा कारण जो हम पहली स्टोरी पर जब बात कर रहे थे, चीन के हटने की एक वजह यह भी है कि उस एरिया से, यदि हम अरुणाचल की तरफ से जाएँ या इस एरिया से अक्साई चीन की तरफ से देखें, तो वहाँ जो उसका कब्जा है, चीन को भी उसने जो दे दिया है भीख मांगने के लिए, वो तो दुनिया में भीख मांगता है ना। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि हम कश्मीर को, दुनिया को बताएं कि भारत में कश्मीर उसी तरह से सुखद है, स्वर्ग है। पॉइंट नोटेड, वेल सेड। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा इससे। लेकिन मनीष झा खबर लेकर आ रहे हैं, हिंद महासागर में भारत की ताकत से डरा पाकिस्तान। बड़ी खबर, भारत के एटमी हथियारों की रेंज में हिंद महासागर। शाह महमूद कुरैशी, मोटर माउथ ऑफ पाकिस्तान, उनका यह स्टेटमेंट है। एडवांस हथियार जुटा रही है भारतीय नौसेना, कुरैशी ने कहा। कुरैशी ने भारत से क्षेत्रीय स्थिरता को बताया खतरा। भारत की परमाणु ताकत पर बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री। अच्छा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी चीफ के नजदीकी हैं, बल्कि उनके प्लांटेड मोहरे हैं। बल्कि दूसरा, शाह महमूद कुरैशी जो है, ये चीन से भी बहुत ज्यादा नजदीकियां रखते हैं, और यह कहा जाए कि बाजवा के मैसेंजर बॉय हैं चीन के लिए ये। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। जी हाँ, बिल्कुल निशान। देखिए, आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए हम बताएंगे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, आपको याद होगा जब चीन का दौरा करके आए थे, तब तो उन्होंने यही कहा था कि हमने चीन से पूछा है कि हमारे लिए क्या आदेश है।
अब आज की तारीख में जब हिंद महासागर में भारतीय नौसेना अपना वहाँ पर एक्सरसाइज कर रही है, सुमित ने डिटेल में पिछले दिनों इस प्रोग्राम में बताया भी था, तो देखिए भारतीय नौसेना की क्षमता हिंद महासागर में, वो पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है कि भारतीय नौसेना की कितनी क्षमता है। और अगर उस बात को पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक्नॉलेज करते हैं तो उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान की नौसेना और भारत की नौसेना में तो खैर कोई कंपेयर ही नहीं है। हाँ, पिछले दिनों पाकिस्तान ने नकल करने की कोशिश की थी, जब पाकिस्तान की नौसेना ने भी एक एक्सरसाइज करने का किया था। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछा हूं मनीष, क्योंकि हम दोनों ने ही शाह महमूद कुरैशी की कई हास्यास्पद प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री अब इनके ऊपर रिएक्ट भी करती है या बोलती है बोलने दो यार, ही इज जस्ट अ मोटर माउथ? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, आप तो रिएक्ट करना ही छोड़ दिया। अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री या बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कई बार ऐसी बातें कह देते हैं कि विदेश मंत्रालय कहते हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि इस पर क्या रिएक्ट करना, तो ये तो हकीकत है। और यही क्रेडिबिलिटी अब धीरे धीरे पाकिस्तान की हो गई है। मनीष, मुझे आपसे यही पूछना था, और ये बाकायदा मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं और मनीष दोनों अलग अलग चैनलों से न्यूयॉर्क में कई बार कवर करने गए शाह महमूद कुरैशी को, और हम दोनों देखते हैं कि उसके बाद फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री इन पर रिएक्ट भी नहीं करती है, बोलते हैं उस आदमी पे क्या बोलना है। बट एनीवे, सीधे चलूंगा मैं जल सेना के पास। सर, टैक्टिकली जो सवाल यहां पर शाह महमूद कुरैशी ने खड़ा किया है, उस सवाल के पीछे वजह है सऊदी अरब। उस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, चाइना खुद 2 वॉरशिप्स पाकिस्तान के लिए तैयार कर रहा है। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना अब उस सब चीजों से हाथ खींच रहा है क्योंकि उनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव खतरे में पड़ रहा है, चाहे पाकिस्तान की जो करप्शन है, पाकिस्तान की जो लेट लतीफी है, उसकी वजह से? देखिए निशांत जी, जो आपने बात उठाई है वो बहुत हद तक बहुत सही है। देखिए, शाह मोहम्मद कुरैशी को ये रियलाइजेशन तो पाकिस्तान को हो ही गया है, और ख़ास करके आप देखेंगे 5 दिन पहले जिस तरह से बाजवा साहब अब आ रहे हैं कि भारत में हर एक तथ्य से वो बात करना चाहते हैं। इमरान खान का स्टैंडिंग दूसरा है। शाह मोहम्मद कुरैशी जो बातें कर रहे हैं, जो मल्टी लैटरल उन्होंने एक एक्सरसाइज की है, कराची से बोल रहे थे, वो 2-3 चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बोला है। एक मलाका स्ट्रेट के बारे में, और वो कहते हैं कि सुंडा लंबोक स्ट्रेट जो उसके फर्दर नॉर्थ पे है, उसके वेस्ट में है, उसके बारे में बात किया है। देखिए, ये टैक्टिकल नहीं है, ये स्ट्रैटेजिकल बातें उन्होंने की हैं। और 2 बातें और कही हैं। उन्होंने कहा है कि भारत जिस तरह से मेडागास्कर में और कोमोरोस के अंदर में उसकी P-8I आ रही है, उसके पास जिस तरह से एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स आ रहे हैं, जिस तरह से उनका जो ट्राई सेक्रेटरी कमांड है हमारा अंडमान निकोबार, उसकी बात की है, तो वो इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं और इन चीज़ों को बता रहे हैं। क्वाड के बनने के बाद इस पूरे इंडियन ओशन रीजन्स में, यदि आप पैसिफिक की बात छोड़ देते हैं, इंडियन ओशन रीजन में यदि किसी नेवी का बढ़त है जिसके सब जाना चाहते हैं, वो है इंडिया। देखिए, चाइना यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। यदि हाँ डिस्टेंस है, और चोकिंग पॉइंट, मलाका एक बहुत बड़ा चोकिंग पॉइंट। सुंडा के जो हमारे फिलीपींस के साथ में हमारा जो उनके साथ अभी ये हुआ है, सुंडा एंड बोथ लॉम्बॉक, उसके अंदर में हम वहाँ चोक कर सकते हैं। तो ये यदि चोक हो जाता है तो चाइना के पूरे ट्रेड 70% ट्रेड उनकी ऑयल यहाँ से गुजरती है। तो ये रियलाइजेशन जो आप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख में, ये सारा चीज़ इनमें शामिल है। अब आने वाले समय में आप देखिएगा, मेरा मानना है बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजिकली इसको डिफरेंट तरीके से लें, उसको टैक्टिकल लेवल में ले लें, ऑपरेशनल लेवल में, बट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में इस तरह से भागना, इस तरह से पीछे जाना। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल मई के महीने में जब 100 साल पूरा करेगा और शी जिनपिंग खुल करके सभी जगह ग्लेयर में आएंगे, खास करके चाइनीज़ जनता के पास, ये जो भाग आप देख रहे हैं, जो बदलता हुआ सिनेरियो देख रहे हैं, खास करके हिंद महासागर और भारत के साथ, वो उसी का एक स्वरूप। मैं आपसे एक बहुत संक्षेप में एक चीज़ पूछ रहा हूँ। मैं कुछ कहना चाहूँगा, प्लीज सर, छोटी सी चीज़ है कि दरअसल बात यह है कि पिछले 2 साल में चीन का पैसिफिक ओशन में और हिंद महासागर में दबदबा पहले से काफ़ी बढ़ता जा रहा है। चीन एक मरीन पावर, नेवल पावर बन रहा है धीरे धीरे, और अगर कोई शक्ति है जो चीन को टक्कर दे सकती है हिंद महासागर में, तो वो है हिंदुस्तान। तो जो हिंद महासागर के बारे में कहा गया है पाकिस्तान ने, हमें देखना ये है कि ये एक्चुअली
वो चाहते ये हैं कि हम चाइना को टक्कर ना दें और पीछे रहें, जो कि इम्पॉसिबल है। अंडरस्टूड जी, ठीक है, पॉइंट नोटेड। दिल्ली पुलिस के लिहाज से, जिसको आज आप कवर भी कर रहे हैं, दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बयान आया है। दिशा की गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है, दिल्ली पुलिस ने कहा है। दिशा की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है, दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है। यह अपने आप में बड़ी हैरानी की बात थी कि दिल्ली पुलिस को इस पर जस्टिफिकेशन तक देना पड़ रहा है। जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो और आज उसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछा पुलिस कमिश्नर से, तो सीधा एसएन श्रीवास्तव का यही कहना था कि कानून सबके लिए बराबर है। दिशा की जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा है, तो चाहे 50 साल का शख्स हो, 19 साल का हो, 22 साल का हो, कानून वही है और सब पर वही लागू भी होगा। और दिशा को कानून के तहत ही उससे पूछताछ की जा रही, उसकी कानून के तहत ही गिरफ्तारी की गई। और ख़ास तौर पर यह भी बोला कि जिस वक्त उसको बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया, बाकायदा उसका अरेस्ट वारंट जारी करवाया गया, बाकायदा बेंगलुरु पुलिस को पूरे तरीके से लूप में रखा गया, उनको साथ लेकर जाया गया उसके घर पर। और चाहे निकिता हो, मुंबई में भी मुंबई पुलिस को साथ लेकर निकिता के घर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गई थी। तो कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, कानून के हिसाब से ही दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। जी, आप जो बताने में एक जल साहब से एक रिएक्शन लूंगा। सर, एक बहुत बड़ा जो मेरे फिक्र की बात है वो ये है कि अब जो हम देख रहे हैं उसमें अर्बन एलीट, यूथ, उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और वो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिहाज से। ये अलार्मिंग डेवलपमेंट नहीं है आपको इस लिहाज से देखा जाए तो? निशान जी, जाहिर है बहुत ही अलार्मिंग है। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये देखिए, ये हम लोग इसके ऊपर में बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, मिलिट्री रिसर्च है। ये एक हम कहते हैं सोशल मीडिया वॉरफेयर, ये नया टर्मिनोलॉजी आपने सुना होगा, ये हाइब्रिड वॉरवेयर का एक हिस्सा है, उसके तहत में होता है। देखिए क्या हुआ है, 11 जनवरी की जो आप बात कर रहे थे, हम लोग पोएटिक जस्टिस फाउंडेशंस की और मोह धालीवाल की बात शायद कहीं छोड़ दिखें। ये मोह धालीवाल जो है वो सिख फॉर जस्टिस का जो हिस्सा है, और उसने यहाँ से सारा चीज ताना बाना बुना है। उसमें लोग फंसे नहीं हैं, वो जानबूझ कर हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर भी अनलॉफुल एक्टिविटीज का कार्रवाई हो सकता है। और इसकी बाकायदा आपके व्हाट्सएप चैट के ऊपर में ये प्रूफ है। वो जब बात करती हैं ग्रेटा से तो कहती है हमारे पर यूपीए का ये लग जाएगा, चार्ज लग जाएगा। तो वो जानते हुए कार्रवाइयां की हैं। और देखिए जब हम कहते हैं, और उनका नाम क्या दिया था, ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक ऑन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी, ये है। यदि आप इनके तहत में जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयां मिलिट्री इंटेलिजेंस कर रही हैं, जो कि आपको सामने में आएगा। और आप देखिएगा ये वॉरफेयर होमलैंड सिक्योरिटी से लेकर के बाहर तक इसमें शामिल है, जिसमें एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी। जो आपने अब सवाल उठाया, क्या अर्बन यूथ, यही तो है अर्बन यूथ का आपका मिसयूज। और ये लोग कच्चे दिमाग, कच्चे चीजों का, कच्चे पैसे, आपको चीजें मिल जाएं, फेम, नेम, इसके साथ जुड़ते हैं। एब्सोल्युटली। और मैं आई एम सॉरी सर, मैं आपको रोकूंगा, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आलोक सर, गोयल साहब आपका, एंड जल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।